हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोज को देख रहे थे, तो आज ये क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है उप सहसंयोजन यौगिक, इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। और आज हम लोग इस वीडियो पे उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को यार आज के इस वीडियो पे देखने वाले, मतलब सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज ये क्या है, वन शॉट वीडियो है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितने टॉपिक उप सहसंयोजन यौगिक वाले हैं, जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी का निपटारा आज के इस वीडियो पे होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आपको यार ये वीडियो पूरा देखना और एक एक प्रश्न जो यहाँ पे बताने वाले हैं ना, उनको आपको मस्त तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर यार देखो एक चीज जान लो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल, अगर वो क्या करते हैं, इन सभी जितने चैप्टर के वन शॉट करा रहे हैं, अगर उनको देख लेते तो मस्त तरीके से यार तैयारी हो जाएगी आपकी, मस्त नंबर लेके आओगे आप केमिस्ट्री पे। ठीक है, जो लोग पुराने उनको तो पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 4 इतने के आपके वन शॉट वीडियो करा दिए। ठीक है, आज के जो चैप्टर 5 है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो पे पूरा देखने वाले हैं। तो जो लोग नए हो, उनको नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली, वहां पे जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और एक चीज याद रखना, आप लोग जितने भी यहाँ पे प्रश्न बताएंगे, उन सभी प्रश्नों को यार तैयार जरूर करना, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले, 5-5 नंबर वाले भी प्रश्न हैं और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितने मतलब आपके छोटे प्रश्न हो या बड़े प्रश्न, सभी प्रश्नों को मतलब इसी वीडियो पे आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो शुरू करें इस चैप्टर को। तो सब लोग अपना मस्त तरीके से एक एक प्रश्न को देखते रहना। शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 5 का वन शॉट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब भैया शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक या सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और एक चीज जान लेना, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे ना, इन सभी को आपको तैयार जरूर करना है, एक भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं और इस बार के पेपर में आने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो एक एक को आपको तैयार करना अच्छे से। ठीक है, शुरू करें हम लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका है लिगेंड, इस चैप्टर का ये जो उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर है, इसका ये पहला प्रश्न है कि लिगेंड क्या होते हैं या लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये एक प्रकार का अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, 2 नंबर का। लिगेंड क्या होते हैं और इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्या होते हैं लिगेंड और लिगेंड के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो समझते हैं। यहां पे कहा गया, पढ़ते ध्यान से, कहा गया वे परमाणु अणु या आयन जो उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, वे परमाणु अणु या आयन जो उप सहसंयोजक यौगिक में, ठीक है, जो लिगेंड होगा उप सहसंयोजक यौगिक में होगा। और इसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसे परमाणु अणु या आयन जो उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस परमाणु अणु या आयन को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इसे उदाहरण द्वारा समझाना है, तो उदाहरण से हम लोग इसे समझते हैं। यहां पर लिखते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से हम लोग इसे समझते हैं। तो देखो जैसे पहला हम लोग अगर यहाँ पे कोई केंद्र, मान लो कोई उप सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण ले लें, K4Fe, इस टाइप से K4FeCN6, ये मान लो आपके पास कोई उदाहरण है किसका, एक उप सहसंयोजक यौगिक का। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक। इसी टाइप से उप सहसंयोजक यौगिक आपको मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो कोष्टक के अंदर ये लिखा हुआ है K4FeCN6। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो लिगेंड की बात बोली गई, ये इसमें लिगेंड क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर सीधी सीधी बात करें, तो जैसे आपको कोष्टक के अंदर, ये जो कोष्टक लगा हुआ है इस टाइप से, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है, इसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, लिगेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिगेंड इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कोष्टक के अंदर ये देखो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं उनको ध्यान देना है। अंदर क्या है, Fe लिखा हुआ है और CN6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें ये Fe क्या होता है। Fe जो होता है, Fe को आप लोग जानते होंगे, Fe क्या है, एक प्रकार का आयरन है, आयरन होता है लोहा। तो Fe एक प्रकार की धातु है। क्या है Fe, एक प्रकार का डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात ये धातु है। तो जो Fe है ये धातु है, इसलिए इसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु। इसका क्या नाम होता है, केंद्रीय
धातु परमाणु, ये आपको याद रखना जरूरी है, इसको समझ लो। केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ से Fe क्या चीज़ है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और अगर बात करें जो केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में जो जुड़ा होता है उसे बोलते हैं क्या हम लोग, लिगेंड। उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड है ये, और लिगेंड है कौन सा, ये Cn। Cn यहाँ पे क्या है, लिगेंड है। ध्यान से समझो, हम कह रहे हैं लिगेंड आपको कहाँ मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर देखोगे FeCN का होल 6, तो Fe जो होगा एक प्रकार की धातु है, इसलिए इसे केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे, और Cn जो हो जाएगा लिगेंड हो जाएगा। अब बात करें परिभाषा इसमें कैसे मैच कराएं कि ये लिगेंड है। ठीक है, देखो परिभाषा कही गई, वे परमाणु अणुजायन, ऐसे परमाणु अणुजायन लिगेंड कहलाते हैं जो उपसहसंयोजक यौगिक में, ये एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक है। उपसहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, ये Fe। इस केंद्रीय धातु परमाणु Fe से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। अगर बात करें इस लिगेंड की Cn की, तो Cn के पास क्या होता है, इस टाइप से Cn माइनस होता है। Cn माइनस होता है मतलब उसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है। अगर देखो Cn के ऊपर माइनस लगा होता है, ये जान लो Cn माइनस होता है, और माइनस का मतलब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का युग्म है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है तो यही इलेक्ट्रॉन का युग्म जो होता है Cn इस Fe को प्रदान करता है, और क्या बनाता है, उपसहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध बनाता है। और अगर इसकी संरचना आप बनाना चाहो तो इसकी संरचना जाके इस टाइप से बनती है, Fe इस टाइप से लिखा होता है, और ये जो Cn6 है तो 6 Cn आपके इस टाइप से उपसहसंयोजक आबंध से जुड़ जाते हैं। इस टाइप से Cn आपके क्या करते हैं, उपसहसंयोजक आबंध से जुड़ जाते हैं, उपसहसंयोजक आबंध से इस टाइप से जुड़ जाते हैं। 6 Cn आपको जोड़ देना है ये, तो इस टाइप से जो जुड़ते हैं। देखो और एक चीज जान लो, ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड, इसे बोलते हैं उपसहसंयोजक आबंध। यही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या बोल सकते हो उपसहसंयोजक आबंध, जो तीर बनी हुई है इसे उपसहसंयोजक आबंध बोलते हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा पढ़ सकते हो कि वे परमाणु अणुयायन जो उपसहसंयोजक यौगिक, ये एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक है। तो उपसहसंयोजक यौगिक में क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जैसे Fe को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, माइनस है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके क्या बनाते हैं, इस टाइप से एक उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं। 6 Cn ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे के इस Fe के साथ क्या बना रखा है, ये एक बॉन्ड बना रखा है जिसे उपसहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं, और जो बनाता है उसे ही लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाता है उसे बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, तो ये परिभाषा है, आपको उदाहरण द्वारा समझानी थी, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस टाइप से उदाहरण ही दे देना है ये। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे उदाहरण दे देना है, 1-2 उदाहरण देने, एक और दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण मान लो और दे दे, पहला उदाहरण ये हो गया, दूसरा एक और दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो CONH3 होल 6 Cl3। ठीक है, इस टाइप से दूसरा उदाहरण दे सकते हो। इसमें बात करें कौन केंद्रीय धातु परमाणु, कौन लिगेंड, तो CO आपको पता है, CO में होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट को क्या बोलते हैं, एक प्रकार की धातु, तो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या चीज़ है, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसे इंग्लिश में सेंटर एटम बोलते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर एटम। इस टाइप से लिख सकते हो, सेंटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु। Ca मतलब के सेंटर एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और NH3 यहाँ पे क्या है, NH3 हो जाएगा लिगेंड। NH3 क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, NH3 हो जाएगा लिगेंड। तो ये बात है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी लिगेंड की परिभाषा पूछी जाए तो सिंपल यही बता देना, वे परमाणु अणुयायन जो उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इस टाइप से 2 उदाहरण आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे Cn लिगेंड है और यहाँ पे NH3 आपका लिगेंड है। ठीक है, कितने NH3, 6, इसलिए 6 लिगेंड है। यहाँ पे 6 Cn इसलिए 6 लिगेंड है। ठीक है, तो लिगेंड की परिभाषा और उदाहरण आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है। मान लो हर साल ही जाता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हर साल एग्जाम में दे देता है। उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, बताइए। ठीक है, तो समझो परिभाषा समझते हैं इसकी उपसहसंयोजन संख्या की। कहा गया संकुल यौगिकों, अब यहाँ से आपको एक चीज समझना है, संकुल यौगिक कौन होते हैं। देखो, उपसहसंयोजन यौगिक बोला जाए, संकुल यौगिक बोला जाए,
है, बात एक ही है, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ जो बनाए गए उपसहसंयोजक बंध होते हैं, उन्हीं आबंधों की संख्या ही उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे बात करें K4FeCN का होल 6 था, इसमें Fe जो था, Fe से के साथ किसने उपसहसंयोजक आबंध बना रखा था? CN ने। कितने CN ने बनाया था? 6 CN ने इस टाइप से बना रखा था, 6 CN ने बना रखा था इस टाइप से, ठीक है। 6 CN ने यहाँ पे उपसहसंयोजक आबंध इस टाइप से बना रखा था। तो यहाँ पे एक आ गया कि लिगेंड के साथ बनाए गए जो उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या है, उस संख्या को उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। मतलब कि इस CN ने कितने उपसहसंयोजक आबंध इस Fe के द्वारा बना रखे? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 बना रखे हैं तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको समझना है। आप देखो यहाँ पे भी उदाहरण दे के समझा सकते हो। एक चीज जान लो, केमिस्ट्री पे जब भी कोई परिभाषा लिखा करो, कोशिश ये करो कि उसका आप उदाहरण दे दो, क्योंकि उदाहरण से ये होगा एग्जामिनर जान जाएगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और वो पूरे नंबर आपको देगा, ठीक है। नहीं केवल परिभाषा लिखोगे तो वो तो आप सबके जैसे ही कर दोगे। तो आप कोशिश पूरी करो कि आप उदाहरण जरूर दो परिभाषा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे देना, उदाहरण दे देना है, ठीक है। उदाहरण आप इसी को दे दो, K4FeCN का होल 6 वाला, ठीक है, FeCN होल 6। यहाँ पे अगर बात करें उपसहसंयोजन संख्या की, तो आप बता सकते हो कितनी उपसहसंयोजन संख्या है? उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या कितनी उपसहसंयोजन संख्या इसमें हो जाएगी? इसमें आपको यह ध्यान देना है कि कितने लिगेंड है। अगर 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड इस Fe के साथ क्या बनाएंगे? उपसहसंयोजक बंध। और अगर 4 लिगेंड होते हैं तो 4 लिगेंड बनाते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो लिगेंड जितने दिख जाए वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी। 6 है तो 6 इसकी हो जाएगी। मतलब 6 लिगेंड है तो वो 6 क्या करेंगे? इस Fe के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, तो वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या। क्योंकि परिभाषा कहती है संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे ये वाला दे सकते हो आप। यहाँ पे चाहो तो स्पष्ट करने के लिए लिख सकते हो कि यहाँ पे जो CN है आपके 6 CN ने Fe के साथ 6 उपसहसंयोजक आबंध बना रखे, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है, ठीक है। मतलब 6 CN ने यहाँ पे Fe के साथ 6 बॉन्ड बना रखे, 6 उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रखे, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या 6 है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये आपके अभी इस चैप्टर के केवल 2 टॉपिक हमने पढ़े, लिगेंड क्या होते हैं, उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। आशा करते हैं दोनों आपको समझ में होंगे। इसीलिए कह रहे हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझोगे ना, तो भले ही आपने अभी तक पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, आप अभी से तैयारी करके मस्त नंबर ला सकते हो, ठीक है। बस आपसे आपको क्या करना है, आपसे मस्त तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक समझ में आए। अब इनको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में नोट कर लेना। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो सब लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। आप देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपका जो है लिगेंड से ही रिलेटेड है, जो आपने अभी लिगेंड पढ़ा है, लिगेंड क्या होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो, कहा गया लिगेंड क्या होते हैं, जो कि आप जान चुके हो लिगेंड क्या होते हैं। और फिर इसके आगे प्रश्न जोड़ दिया गया, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। लिगेंड क्या है और लिगेंड के प्रकार पूछे गए हैं। एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, इसको उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते क्या होते हैं लिगेंड, और एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। और एक चीज जान लो, इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो इसके बारे में हम आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे कैसे आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। तो आपको इसे लास्ट तक रुकना है, मस्त तरीके से एक टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे लिगेंड क्या होता है। लिगेंड की परिभाषा हमने आपसे बताई दी कि वे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण एक दे सकते हो, K4FeCN होल 6 और Fe यहाँ पे क्या है, लिगेंड है। और सॉरी, Fe लिगेंड कहाँ से हो गया, CN आपका क्या है यहाँ पे, लिगेंड है। और Fe क्या चीज़ है, Fe को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, Fe को बोलते हैं केंद्रीय धातु
परमाणु, ठीक है। Fe को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और Cn क्या है यहाँ पे लिगेंड। तो लिगेंड तो आप सिंपल, आपको परिभाषा हमने अभी बताई थी, वही परिभाषा लिख देना, उदाहरण लिख देना है। अब इसके बाद पूछा गया एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हर साल ये पेपर में पूछा जाता है। एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर पूछा जाता है। बहुदंतुर लिगेंड को उभय दंतुर लिगेंड के नाम से भी जानते हैं, तो उभय दंतुर लिगेंड भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखो बात करें क्या होते हैं इसके प्रकार, तीनों लिगेंडों को उदाहरण द्वारा आपको समझाना, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। पहला नंबर है हमारे पास एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड आपका क्या होता है, तो पढ़ो यहाँ से परिभाषा हमने लिख दी है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। एक दंतुर का नाम से मतलब है एक दंतुर मतलब एक दाता परमाणु, दाता परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोल सकते हो, ठीक है। एक दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन का युग्म, ठीक है। तो वही चीज कहा गया जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। ये चीज सिंपल सी बात है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं उसे एक दंतुर लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो और इसी टाइप से देखो द्विदंतुर, द्विदंतुर का नाम है द्वि मतलब दो, तो इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके जो उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। देखो यहां तक परिभाषा सेम लिखनी है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह दो इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ दो। और बहुदंतुर या उभयदंतुर क्या होता है, दो से अधिक दाता परमाणु या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। दाता परमाणु बोला जाए या इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाए, बात एक ही है। तो अगर जो केंद्रीय धातु परमाणु को दो से अधिक दाता परमाणु प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाते हैं उसे बहुदंतुर या उभयदंतुर लिगेंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये बात है, परिभाषा तीनों सेम ही है, उसी तरह से लिखना है। पहले की है जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक आबंध बनाए एक दंतुर। द्विदंतुर में दो इलेक्ट्रॉन युग्म या दो दाता परमाणु और बहुदंतुर में दो से अधिक दाता परमाणु। बस इसमें परिभाषा में यहाँ पे दो कर देना एक की जगह, यहाँ पे कर देना दो से अधिक और पूरी परिभाषा सेम है, ठीक है। अब बात ये आती है उदाहरण की, उदाहरण से आपको समझाना है। तो उदाहरण आप लिगेंडों का उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक दाता परमाणु वाले लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे Cn हो गया, ये आपका एक दाता परमाणु वाला लिगेंड है क्योंकि Cn पे क्या होता है माइनस, और जब माइनस होता है माइनस का मतलब ये होता है दो इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है, दो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के जोड़े में क्या होंगे, दो लोग होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का युग्म यहाँ पे उपस्थित होता है, इसलिए क्या होता है एक दाता परमाणु वाला या एक इलेक्ट्रॉन युग्म वाला लिगेंड होता है। दूसरा जैसे आपका दूसरा कौन सा होता है, जैसे आपका Cl माइनस, Cl माइनस जो क्लोरीन वाला होता है वो भी एक दंतुर लिगेंड होता है क्योंकि उसमें भी माइनस होता है, इसलिए उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो इस टाइप से आप दो एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जैसे द्विदंतुर लिगेंड की बात करें, द्विदंतुर वाले में दो दाता परमाणु होंगे, जैसे कि उदाहरण इसके भी देख लो, ठीक है। द्विदंतुर वाले के भी उदाहरण देख लो। इसमें जैसे कौन कौन हो सकता है, जैसे एक होता है ऑक्जिलेट आयन C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस आयन होता है। C2O4 2 माइनस मतलब इसमें देखो एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो दो माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं। और एक एग्जाम्पल है दूसरा एथिलीन डाइमीन वाला लिगेंड CH2NH2 CH2NH2, इसका नाम होता है एथिलीन डाइमीन, ये भी एक प्रकार का लिगेंड होता है और इसमें भी दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। देखो दाता परमाणु या इलेक्ट्रॉन युग्म बोले एक ही बात है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए ये द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। इसमें आपका जैसे एक दंतुर वाले में भी एग्जांपल लिख सकते हो, अमोनिया वाला NH3 एमीन वाला जो लिगेंड होता है, इसमें भी एक दाता परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कहीं भी दिखे आपको जान जाना उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ठीक है। तो एक दंतुर के एग्जांपल जैसे Cl माइनस Cl माइनस NH3, ये एक दंतुर लिगेंड। द्विदंतुर के एग्जांपल जैसे C2O4 2 माइनस मतलब दो बार माइनस, CH2NH2 CH2NH2, ये द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दो माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये, तो द्विदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर में क्या होगा, दो से अधिक दाता परमाणु या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका उदाहरण ये दे सकते हो CH2NH2
CH2NH2 CH2NH2, ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, 3 आपके हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्वि से अधिक अर्थात बहुधंतुर या उभयधंतुर लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। इसमें देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस वाले नाइट्रोजन पे, एक इसके पास, एक इसके पास, 3 है, इसलिए ये बहुधंतुर या उभयधंतुर लिगेंड है। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हो। क्वेश्चन ये आता है पेपर में हर साल ज़्यादातर। तो अगर 3 नंबर या 5 नंबर जितने नंबर का भी पूछा जाए, सिंपल आप लोग लिख देना परिभाषा सबसे पहले लिगेंड की, उदाहरण द्वारा दिखा देना। CN यहाँ पे लिगेंड है। एक दंतुर लिगेंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाए, उसे एक दंतुर। द्विदंतुर में जो इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें प्रदान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, और बहुदंतुर वाले में 2 से अधिक। उदाहरण इस टाइप से आपको दे देने। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन में लिगेंड क्या होते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको तैयार करना है यार। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप लोग इसको क्या करो, नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इसका। आप बात करते भैया अगला नंबर क्वेश्चन। अगला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ सकते हो यहाँ पे, उपसहसंयोजक यौगिक के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, या आप कह सकते हो वर्नर का सिद्धांत क्या होता है इसको समझाइए। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वर्नर का सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी क्या होती है। तो एकदम मस्त तरीके से आपको इसे भी समझना है, ध्यान से बातें सुनना, आसानी से इसे भी समझ जाओगे और ये 5 नंबर भी आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इसको भी। तो देखो यहाँ से हेडिंग लगी हुई है, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी क्या होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो सबसे पहले होता क्या है वर्नर का सिद्धांत, फिर हम आपको इसको उदाहरण से भी समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको उदाहरण से लिखना होगा पूरा। तो देखो यहाँ से लिखी है हेडिंग वर्नर्स थ्योरी, पढ़ो नीचे से लिखा हुआ है, उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एल्फ्रेड, ठीक है, यहाँ पे एल्फ्रेड था, एल्फ्रेड वर्नर, इस टाइप से था एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कहा गया उपसहसंयोजन यौगिक, जो ये आपके संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक है, इन्हीं यौगिकों के गुणों की पहचान के लिए, कि इनके गुणों की व्याख्या कैसे कर सकते हो, कि ये कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं उपसहसंयोजन यौगिक, इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए जो आपके एल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट हैं, एल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और इस सिद्धांत का नाम हो गया वर्नर का सिद्धांत। और वर्नर के सिद्धांत पे उन्होंने यही बताया कि उपसहसंयोजन यौगिक के कौन कौन से गुण होते हैं, उनको उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए ही उन्होंने क्या किया, वर्नर का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अब वर्नर का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसका जब इन साइंटिस्ट जो थे अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उसमें कुछ अपनी बातें बताई, कुछ उन्होंने तथ्य बताए या अभिधारणाएं दी, वही अभिधारणाएं आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं वर्नर सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित है। ठीक है, जो वर्नर सिद्धांत के मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित है, मतलब हम यहाँ पे नीचे दे रहे हैं, ये निम्नलिखित है। ठीक है, तो एक एक करके सभी अभिधारणाओं या तथ्यों को हम लोग पढ़ते हैं। पहली अभिधारणा ये है, ये कहती है कि उपसहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अभी उदाहरण से आपको पूरा समझेंगे, इसलिए अभी केवल पढ़ते चलो। ठीक है, कहा गया कि उपसहसंयोजन यौगिक जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहली संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी संयोजकता होती है द्वितीयक संयोजकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये बात उन्होंने पहली अपनी बात बताई कि उपसहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहली प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब यहां से उन्होंने कुछ बातें आगे भी बताई, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। देखो यहां से लिखा हमने कि प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है,
ध्यान से समझना, जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये आयनी होती है, आयन वाली होती है। आयन समझते हो ना, प्लस माइनस, यही आयनी होती है, ठीक है। तथा इसे बिंदुकित रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। कहा गया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है आयनीय होती है। प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? आयनीय होती है, आयनों वाली होती है। तथा इसे बिंदुकित रेखा अर्थात डॉट डॉट लाइन या डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। कौन सी संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। फिर इसके बाद बात आई द्वितीयक संयोजकता की। तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है अनायनीय होती है। अनायनी का मतलब इसमें आयन नहीं होते या आयनी नहीं होती, ठीक है, अनायनी होती है। तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो प्राथमिक संयोजकता को बिंदु वाली रेखा ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसे सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये इसमें डिफरेंस भी है, देख सकते हो। द्वितीयक संयोजकता को सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। यह ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, लेकिन प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने बात बताई और उन्होंने कुछ और भी बताया। उन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख देना कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है, प्राथमिक संयोजकता जो होती है और जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसके बारे में इन्होंने एक बात और बताई, ठीक है। क्या बात बताई वो भी समझ लो, ठीक है। उन्होंने एक बात और ये बताई कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आपकी उपसहसंयोजन यौगिक की क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये बात भी याद रखना। ये उपसहसंयोजन यौगिकों की एक ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ये जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है ये क्या होती है? उपसहसंयोजन यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है, ये बात उन्होंने बताई, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है ऑक्सीकरण अवस्था होती है संकुल यौगिक की या उपसहसंयोजन यौगिक में। केंद्रीय धातु परमाणु की क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या हमने बताई थी, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों द्वारा जो आबंध बनाए जाते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली जाती है। और अब बात करें अगर इसे आपको उदाहरण से समझना है तो उदाहरण से अब हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं और इसको पूरा समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उदाहरण से पूरा लिखना होगा। तो उदाहरण इसका एक है जैसे CONH3 होल 6, यहाँ पे लग जाएगा NH3 का होल 6 और बाहर Cl3। ये एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो वर्नर नामक साइंटिस्ट ने जितनी बातें बताई उनको समझते हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई कि जो उपसहसंयोजन यौगिक होता है जैसे कि ये, इसकी क्या होती है? इसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। इस उपसहसंयोजन यौगिक की दो संयोजकता होती है, पहली प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी द्वितीयक संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता के बारे में उन्होंने बताया प्राथमिक संयोजकता आयनी होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनी होती है, आयनों वाली होती है तथा इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और ये ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। इसमें जो भी ऋणायन होगा वो उसी के द्वारा संतुष्ट होगी, ठीक है। और द्वितीयक संयोजकता अनायनी होती है, आयनों वाली नहीं होती तथा इसे सीधी रेखा अर्थात सीधी स्ट्रेट लाइन से इसे प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होती है। ये आपकी केवल ऋणायन द्वारा, लेकिन ये धनायन, ऋणायन और उदासीन अणुओं सभी के द्वारा, ठीक है। और प्राथमिक संयोजकता उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है और द्वितीयक संयोजकता उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है, ठीक है। तो सिंपल अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता के आधार पे, तो सबसे पहले ये जो आपको CO दिख रहा है इस CO को आपको इस टाइप से रखना है। ये CO आया कोबाल्ट, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले ये पहचानना है इसमें ऋणायन कौन, धनायन कौन, उदासीन अणु कौन, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे NH3 जो होता है, NH3 पे कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, इसका आवेश 0 होता है, ठीक है। NH3 पे कोई भी आवेश नहीं होता, इसका आवेश 0 होता है, मतलब ये उदासीन होता है। और Cl की बात करें, Cl पे कैसा आवेश होता है? माइनस का आवेश होता है, -1 आवेश होता है, ठीक है। तो जो प्राथमिक संयोजकता ये आपकी किससे? ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। ऋणायन मतलब माइनस वाले से, तो Cl माइनस वाला, इसलिए प्राथमिक संयोजकता माइनस वाले से संतुष्ट होगी। और आपका जो ऋणायनों से संतुष्ट होती है उसे बिंदुकित रेखा द्वारा जोड़ते हैं इस टाइप से। देखो कैसे, इस टाइप से आप बिंदुकित रेखा द्वारा इसे जोड़ सकते हो। इस टाइप से आप, जैसे एक Cl हम यहाँ पे लगा दे बिंदुकित रेखा द्वारा, एक Cl हम यहाँ पे लगा दे बिंदुकित रेखा द्वारा, एक Cl हम यहाँ पे लगा दे बिंदुकित रेखा द्वारा, इस टाइप से।
तो ये जो Cl है ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होता है, मतलब Cl एक प्रकार का ऋणायन ही है और प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, इसलिए ये क्या है आपका डॉटेड लाइन से जुड़ी और Cl आपका क्या कहलाएगा प्राथमिक संयोजकता से इस CO कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है ऋणायन से भी हो जाती, धनायन से भी हो जाती, उदासीन अणु से भी हो जाती है। तो यहाँ पे NH3 जो है एक प्रकार का उदासीन अणु है क्योंकि इसमें 0 आवेश होता है, तो ये आपकी क्या होगी द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगी और द्वितीयक संयोजकता में सीधी रेखा से जुड़ा जाता है। तो ये जो कितने NH3 हमारे पास है 6, तो 6 NH3 को आपको सीधी रेखा द्वारा इस टाइप से जोड़ देना है। एक NH3 यहाँ पे जोड़ दो, एक NH3 यहाँ पे जोड़ दो, एक NH3 यहाँ पे जोड़ दो और इसी टाइप से 6 NH3 आपको जोड़ देने। NH3 एक अभी बचा हुआ है, एक कहीं जोड़ दो, यहीं पे जोड़ दो, चलो NH3। इस टाइप से आपके 6 NH3 जुड़ जाते हैं। इस टाइप से NH3 जुड़ जाते हैं और इस टाइप से आपको इसको कोष्टक में पूरा बंद कर देना इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे बात करें तो NH3 पे 0 आवेश था इसलिए ये उदासीन अणु था। तो ये किससे जुड़ा द्वितीयक संयोजकता, और द्वितीयक संयोजकता सीधी रेखा से जुड़ती है इसलिए सभी NH3 को हमने सीधी रेखा से जोड़ दिया और ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं NH3 द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। और प्राथमिक संयोजकता जो होती है बिंदुकित रेखा द्वारा जुड़ती है और ऋणायन से संतुष्ट होती है। Cl हमारे पास ऋणायन था माइनस वाला, इसलिए Cl जो हुआ यहाँ पे किससे जुड़ा आपका, किस संयोजकता से जुड़ा प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा डॉटेड लाइन से या बिंदुकित रेखा से। इस टाइप से बिंदु वाली रेखा बिंदुकित रेखा होती है, इसलिए हमने इसे क्या किया बिंदुकित रेखा द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। तो बस आपको इस सिद्धांत पे क्या करना है, जब भी पेपर में पूछा जाए आपको सिंपल बस यही करना है। आपसे पूछा जाएगा वर्नर का सिद्धांत क्या है, इसकी अभिधारणाओं को लिखिए। तो आपको सिंपल सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ लिख देना है कि उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इसकी मुख्य अभिधारणा ये है कि जो उपसंयोजन यौगिक होते हैं उसकी 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक संयोजकता के बारे में बता दो, द्वितीयक संयोजकता के बारे में बता दो, फिर यहाँ पे बता देना प्राथमिक संयोजकता जो होती है उपसंयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, द्वितीयक संयोजकता जो होती है उपसंयोजन यौगिक की उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। उदाहरण इस टाइप से दे सकते हो CONH3 यहाँ पे जो ये आपकी सीधी रेखा ये प्राथमिक संयोजकता है और ये जो डॉटेड लाइन है ये द्वितीयक संयोजकता है। अगर यहाँ पे आप प्रदर्शित करना चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी कॉपी पे जब जगह हो पेज पे तो सिंपल आप लोग दर्शा देना इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से एरो ले जाके ये सीधी रेखा है तो किससे संयोजकता है द्वितीयक संयोजकता। इस टाइप से आप लोग दर्शाना चाहो तो दर्शा भी देना द्वितीयक संयोजकता और इधर साइड में आप दर्शा देना प्राथमिक संयोजकता। यहाँ पे जगह है नहीं तो आप लोग सही से दर्शा लेना प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता। बस इस टाइप से आपको उदाहरण दे देना, 5 नंबर आपके पूरे मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपकी मुख्य अभिधारणा इस टाइप से लिख देना, उदाहरण दे देना, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 5 नंबर जो है आपके पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है। वर्नर का सिद्धांत क्या होता है उदाहरण द्वारा आपको इस टाइप से समझा देना, 5 नंबर आपके कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है पेपर में 5 नंबर पे, तो आपको यार इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो समझ में आया ना वर्नर का सिद्धांत क्या होता है। इसीलिए यार टाइम लग रहा है लेकिन हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझ में आए, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता चले, ठीक है। तो इसको सब लोग नोट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। तो आप बात करते हैं भैया अगला टॉपिक जो होने वाला है ये भी 5 नंबर का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। जैसे अभी वर्नर का सिद्धांत पढ़ा वैसे इस चैप्टर पे अभी 2 सिद्धांत और हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत। दोनों सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्नर का तो पहला हो गया, फिर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत। 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से अगला सिद्धांत कौन सा हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम लोग इस सिद्धांत को भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से हेडिंग लगी है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्या होती है ये थ्योरी, तो पढ़ते हैं किस वैज्ञानिक ने इसको भी दिया।
आपका वर्नर का सिद्धांत तो अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में दिया था। अब बात आती क्रिस्टल छेद सिद्धांत को किसने दिया, तो पढ़ते हैं। हमने लिखा है क्रिस्टल छेद सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक ने किया था। इस सिद्धांत को दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, एच बैठे तथा वान व्लेक। तो हमने लिखा क्रिस्टल छेद सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक ने किया था। और इस सिद्धांत या कह सकते हो यह सिद्धांत संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक के निर्माण तथा चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। वर्नर का सिद्धांत जो था उसने केवल ये बताया कि वो आपकी संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु आयन होती है उसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। अब ये जो क्रिस्टल छेद सिद्धांत है इसको एच बैठे तथा वान व्लेक नामक साइंटिस्ट ने दिया और उन्होंने ये बताया कि इस सिद्धांत से आप किसी भी संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक के निर्माण, चुंबकीय गुण, रंग और स्पेक्ट्रा इन सभी की सफलतापूर्वक व्याख्या या इन सभी गुणों की व्याख्या आप इस सिद्धांत क्रिस्टल छेद सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी कारण से इस सिद्धांत को लाया गया उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिकों के निर्माण और चुंबकीय गुण, रंग और स्पेक्ट्रा इन सभी की सफलतापूर्वक व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो कहा गया ना क्रिस्टल छेद सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैठे तथा वान व्लेक ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। तो यह सिद्धांत दिया गया। अब इस सिद्धांत की भी कुछ अभिधारणा या परिकल्पना या तथ्य इसके कुछ है। ठीक है, अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखा इसकी मुख्य परिकल्पना या इसकी मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, एक एक करके इनको भी पढ़ते हैं। पहली नंबर है एक संकुल केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। जब दोनों साइंटिस्ट ने मतलब प्रयोगों द्वारा निकाला कि कैसे हम इसके गुणों की व्याख्या कर सकते हैं तो उन्होंने जो बातें बताई वही है ये परिकल्पना है। ठीक है, पहला बात उन्होंने बताई कि एक संकुल या एक उपसहसंयोजन यौगिक केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घिरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। जैसा कि आपको ये पता भी है कि अगर कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है मतलब कोई भी संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक है, जैसे उदाहरण के तौर पे K4FeCN का होल 6 एक उपसहसंयोजन यौगिक है। अगर इसमें बात करें तो जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु जैसे यहाँ पे क्या है Fe की बात करें तो ये क्या होता है, ये चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। जैसे यहाँ पे 6 CN है तो इसे 6 CN इस टाइप से चारों ओर से क्या होते हैं, घेरे हुए होते हैं। ये चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का एक समूह होता है। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने पहली बार बताई कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन Fe एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए जो लिगेंड यहाँ पे CN आपको लिख रहे हैं, इन्हीं लिगेंडों का एक समूह होता है। जो कि एक सिंपल सी बात आप सब लोग जानते हो कि कोई भी केंद्रीय धातु जो आपका कोई भी संकुल यौगिक होता है वो क्या होता है, एक केंद्रीय धातु आयन होता है उसमें और उसको चारों ओर से कौन घेरे हुए होता है, लिगेंड घेरे हुए होते हैं और ये क्या होता है, इसी का एक समूह होता है संकुल। ठीक है, तो ये बात सबको पता है। इस टाइप से आप एग्जांपल से इसे समझ भी सकते हो। अब अगली बात कौन सी है जो उन्होंने बताई आपका दोनों साइंटिस्ट ने, अगली बात को देखते हैं। अगली बात उन्होंने ये बताई कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। इसको भी ध्यान समझना। कहा गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों, बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों जैसे लिगेंड आपको बताए थे जैसे Cn- Cl- ये सभी थे ना, तो ये क्या है, इनमें कौन सा आवेश, जैसे इसमें माइनस आवेश है इसमें माइनस आवेश, तो इसी टाइप से माइनस आवेश या प्लस आवेश वाले जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड होंगे और जो केंद्रीय धातु आयन के मध्य जो होगा, देखो अगर ये लिगेंड जो है और केंद्रीय धातु आयन जो है इनके मध्य क्या होता है, स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। केंद्रीय धातु आयन और बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों के मध्य क्या होता है, स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये दूसरी बात उन्होंने अपने प्रयोग में बताई कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। पहले दूसरे नंबर पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड होते हैं आपके और जो केंद्रीय धातु आयन सेंटर एटम होता है उसके बीच में आकर्षण होता है, मतलब वो एक दूसरे की ओर खींचते हैं या एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। अग्रसर होना, खींचना या आकर्षण एक ही बात तो है। तो वही चीज कहा गया कि लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर जो अग्रसर होना है, जो लिगेंड केंद्रीय धातु की ओर आकर्षित हो रहे हैं उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो इसी अग्रसर होने या
आकर्षित होने पर धातु आयन की जो डी कक्षकें होती हैं उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब आपको एक चीज हमने पहले ही बता दिया था, सेंटर एटम जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है एक प्रकार का धातु होता है और ये डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं। सारे जितने केंद्रीय धातु परमाणु ये सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसलिए इसकी डी ब्लॉक के तत्व हैं तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ता है, डी कक्षक में, इसीलिए उसकी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन जो होता है डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं क्योंकि वही सभी धातु हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है और यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु आयन की जगह, और जब आपका मतलब लिगेंड जो होता है केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होता है या उसकी ओर अग्रसर होता है तो उससे क्या होता है, आपका केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो ये बात उन्होंने तीसरी बात बताई। एक एक बात को अच्छे से समझाएंगे भी, टेंशन लो, अभी यहाँ पे समझाएंगे भी। ठीक है, अभी पढ़ते चलो केवल। इसके बाद चौथी बात उन्होंने बताई कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती हैं और इनमें से एक समूह को Eg समूह तथा दूसरे समूह को T2G समूह कहते हैं। ठीक है, पहले कहा गया यहाँ पे कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य वैद्युत आकर्षण होता है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया केंद्रीय धातु आयन Fe जैसे था और जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। यहां पे बात थी कि आपका जो लिगेंड है और जो केंद्रीय धातु आयन Fe जैसे, तो इसके बीच आकर्षण होता है, लेकिन यहां पे कहा गया कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन, लिगेंड की बात नहीं हो रही, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें कंफ्यूजन होना, यहां पे बिंदु आवेश रूपी लिगेंड तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच तो आकर्षण होता है, लेकिन यहां पे कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये चीज उन्होंने बताई। ठीक है, तो यही कहा गया कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती है। जिसके कारण क्या होता है, धातु आयन की जो डी कक्षकें होती हैं विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती हैं और इनमें से एक समूह को Eg समूह तथा दूसरे समूह को T2G समूह कहते हैं। यही बातें बताई गई हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पे। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हो। एक एक बात को हम आपको फिर से समझा देते पूरा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन H बैठे तथा वान ब्लेक ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण, चुंबकीय गुण तथा रंग स्पेक्ट्रा इन सभी की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। इसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित है। यही बात कही गई। पहली बात बताई गई, एक संकुल कोई भी उपसंयोजन यौगिक है वो केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। इसके बाद कहा गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंड, जो बिंदु आवेश रूपी लिगेंड बताए थे वो क्या होते हैं, उनके बीच और केंद्रीय धातु आयन के बीच स्थित वैद्युत आकर्षण होता है। अर्थात लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देके उसकी ओर अग्रसर होते हैं या आकर्षित होते हैं। और लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन की डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। आप इसे ध्यान से समझो। ठीक है, आपकी जो डी कक्षकें होती है ना उसको समझते हैं। डी कक्षक जो होती है इस टाइप से होती है। डी कक्षक जो होती है, देखो डी कक्षक सही से बना है, यहाँ पे छोटा छोटा नहीं तो आएगा नहीं इतने में। ठीक है, डी कक्षक इस टाइप से होती है। और बात करें जो डी कक्षक होती है उसमें कितने कक्षक होते हैं, उसमें होते हैं 5 कक्षक। ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4 1 5 इस टाइप से 5 डिब्बे होते हैं या 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो डी कक्षक होती है उसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और इन सभी कक्षक के कुछ नाम होते हैं, नाम भी याद रखना। इस वाले का जो पहला कक्षक इसका नाम होता है XY, दूसरे वाले का नाम होता है YZ, तीसरे वाले का नाम होता है ZX, इसका नाम होता है Z², इसका नाम होता है X² - Y²। इन सबके नाम भी याद रखना। पहले कक्षक का नाम है XY, दूसरे का नाम YZ, तीसरे का नाम ZX, तीसरे और चौथे का नाम Z², पांचवें का नाम X² - Y²। तो सबसे पहले बात हुई डी कक्षक की, इसलिए हमने डी कक्षक बनाया। आपसे बताया डी कक्षक में 5 डिब्बे या 5 कक्षक होते, 1 2 3 4 5। पांचों कक्षक के अलग अलग नाम, इसका XY, इसका YZ, इसका ZX, इसका Z², इसका X² - Y²। अब बात हुई है ऊर्जा में वृद्धि की, तो हम ऊर्जा में वृद्धि इस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने क्या बना दिया, ऊर्जा में वृद्धि दर्शा दिया हमने कि जब ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, कहा गया था लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होने पर या अग्रसर होने पर डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती। कैसे वृद्धि होती वो देखना। ये जो डी कक्षक अभी यहाँ पे ये उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे आ जाते हैं। जब इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाते हैं। इस टाइप से ये आपके यहाँ पे क्या होते हैं,
उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब ये आपके कहाँ पे आ जाते हैं, इस टाइप से आपके आ जाते हैं 1 2 3 4 1 5, नाम लिख दो XY YZ ZX Z² X² माइनस Y², ठीक है। ये जो डी कक्षक है, जब इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है तो ये आपका इस टाइप से क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसको सही से लिख दें तो ये लाइन सीधी हो जाए। यहाँ पे X² माइनस Y² है, ये लाइन आपकी सीधी बना लेना इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका जब डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि हो रही है पता है ना, लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जा रहे हैं, इस कारण से डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण डी कक्षक उत्तेजित अवस्था में आके यहाँ पहुंच जाता है और इसकी सभी कक्षकों का नाम यहाँ भी लिख दिया गया। अब कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच स्थितिज वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले दो समूह में टूट जाती हैं और इनमें से एक समूह को Eg समूह तथा दूसरे को T2G समूह कहते हैं। अब ये जो होंगी, ये कक्षकें जो होंगी, ये दो समूह में टूट जाएंगी। दो समूह में एक समूह इधर जाएगा टूट के, एक समूह इधर जाएगा टूट के। तो इन समूहों को देख लो, ऊपर इस टाइप से दो समूह बनेंगे इस टाइप से, ये वाले दोनों इधर टूट जाएंगे Z² X² माइनस Y², और 3 डिब्बे इधर नीचे आ जाएंगे, या 3 कक्षक बोलना है, डिब्बा नहीं बोलना है, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। XY YZ ZX, ठीक है, XY YZ ZX। एक को बोलेंगे Eg समूह, इस वाले को Eg समूह बोल देना, Eg समूह। इस वाले को बोल देना T2G समूह, इसको क्या बोल देना, T2G समूह, ठीक है। इस टाइप से होता है Eg समूह T2G समूह। तो सिंपल कहा गया कि जब केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें दो समूह में टूट जाएंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके 5 डिब्बे थे या 5 कक्षक थे, ये दो समूह में टूटे। ये जो दो पीछे वाले हैं ये इस टाइप से 2 डिब्बों में टूटे या 2 कक्षक में टूटे, और ये जो 3 आगे वाले ये इस टाइप से नीचे टूट गए। इनको T2G समूह और इसको Eg समूह बोला गया। यही बात है सिंपल सी। इस टाइप से आपको बना देना पूरा कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है और जिसके कारण डी कक्षक जो होती है 2 समूह में टूट जाती है। पहला Eg समूह, दूसरा T2G समूह। Eg समूह में 2 कक्षक होते हैं, लास्ट वाले Z² और X² माइनस Y²। T2G समूह में पहले वाले शुरुआत के होते हैं XY YZ ZX, ये 3, ठीक है। तो अगर क्रिस्टल छेद सिद्धांत पेपर में पूछा जाता है तो आपको सेम इसी टाइप से लिखना है, ठीक है। कॉपी पे आपको ऐसे लिखना, पहले इधर वाला लिख देना, फिर नीचे आपको इसके ये वाला लिख देना। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए इधर का इधर कर देते, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद चौथा पॉइंट नीचे से और ये आपको लास्ट में बना देना है, ठीक है। तब आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो एक बार आपने देखा कैसे हुआ सिंपल। क्रिस्टल छेद सिद्धांत का प्रतिपादन एजबैटे तथा वान ब्लेक ने किया था और इसमें उन्होंने यही बताया कि आप इसके निर्माण तथा चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रा की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हो। पहली ये बात तो सबको समझ में आ गई थी, केंद्रीय धातु आयन एवं उसे चारों ओर से घेरे हुए लिगेंडों का एक समूह कौन होता है, संकुल या उपसंयोजन यौगिक होता है। फिर बताया गया बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के बीच क्या होता है, स्थितिज वैद्युत आकर्षण होता है। फिर बताया कि जब केंद्रीय धातु आयन की ओर लिगेंड जो होता है अग्रसर होता है या आकर्षित होता है, केंद्रीय धातु आयन की ओर जब लिगेंड आकर्षित होता है तो उससे क्या होता है, उससे डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यहाँ पे देखा डी कक्षक ये था, इसकी ऊर्जा जैसे ही बढ़ी ये उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे पहुँच गया, इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई। और फिर क्या हुआ, इसके बाद कहा गया डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। फिर कहा गया केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण धातु आयन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले 2 समूह में टूट जाती हैं। इन देख सकते हो ये जो आपकी डी कक्षक थी ये 2 समूह में टूट गई। पहले समूह को Eg समूह बोला गया, दूसरे समूह को T2G समूह बोला गया। तो इसीलिए कहा गया आयन की डी कक्षकें विभिन्न ऊर्जा वाले 2 समूह में टूट जाती हैं। इनमें से एक समूह को Eg समूह और दूसरे समूह को T2G समूह बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको पूरा कर देना है। 5 नंबर का ये टॉपिक है और 5 नंबर आपके कोई भी काट नहीं सकता, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो, ये पूरा इस टाइप से आप लोग बना देना। ये आपका कंप्लीट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये लिखने के बाद आपको ये लास्ट में यही बना देना, डी कक्षक कैसे टूटते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इस सिद्धांत में सबको समझ में आ गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम देखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लो। अब देखते हैं अगला सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत।
अब बात करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। और 5 नंबर का ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। पढ़ते इसे, देख सकते हो कहा गया संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्या होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसकी संक्षेप में आप क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो समझते हैं इसे भी। तो देखो यहाँ पे लिखा गया संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिस इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं इस इंग्लिश में, वीबीटी सिद्धांत भी कह सकते हो, वीबीटी सिद्धांत, ठीक है। और जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था, तो उसे सीएफटी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएफटी सिद्धांत, और इसे वीबीटी सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या सिद्धांत है इसमें। यह सिद्धांत जो है लाइनस पाउलिंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, लाइनस पाउलिंग नामक साइंटिस्ट थे, लाइनस पाउलिंग। लाइनस पाउलिंग ने सन 1931 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। और यह सिद्धांत संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। इसमें बताया ये गया कि यह सिद्धांत जो है लाइनस पाउलिंग जी ने दिया था सन 1931 ईस्वी में। और यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के विषय में संपूर्ण जानकारी है, जो आपका सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत, पूरी जानकारी आपका ये देता है, ठीक है। आप देखो इस सिद्धांत को दिया लाइनस पाउलिंग ने 1931 में, तो इस सिद्धांत की भी कुछ परिकल्पनाएं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से लिखा गया इसके अनुसार, मतलब जो लाइनस पाउलिंग के अनुसार, या आप कह सकते हो संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार जो बातें बताई गई वो यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला बताया उन्होंने कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है उसके पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं। समन्वय संख्या समझते हो, समन्वय संख्या का ये मतलब है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या बोलो या समन्वय संख्या बोलो, बात एक ही है। समन्वय संख्या बोलो या उपसह संयोजन संख्या बोलो, बात एक ही है। हमने आपसे यहाँ पे एक चीज बताया था, क्या चीज, कि आपसे यहाँ पे पहले इतना कहा गया है कि केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। अब हमने आपको अभी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या पढ़ाई थी ना, जैसे बताया, जैसे एग्जाम्पल K4Fe होल 6 है, मान लो एग्जाम्पल। अब इसमें बात करें समन्वय संख्या कितनी है, तो हमने कहा था इस केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe है, इससे जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं, ये कितने इससे आबंध बनाते हैं, उन आबंधों की संख्या को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। यहाँ पे जो Fe के साथ Cn ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, क्योंकि 6 Cn है तो वो 6 उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे, अर्थात इसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। तो कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी जितनी भी समन्वय संख्या होगी उसके बराबर ही रिक्त कक्षक होंगे। मतलब रिक्त कक्षक कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये समन्वय संख्या डिसाइड करेगी। मान लो आपका कोई भी केंद्रीय धातु आयन जैसे Fe है आपका, Fe के पास कितने रिक्त कक्षक हैं, कितने रिक्त कक्षक हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसके पास कितने रिक्त कक्षक हैं, तो आप कैसे जानोगे, आपको बस इसकी समन्वय संख्या जान लेनी, कितनी है यहाँ पे 6, तो आप तुरंत बता दोगे इसमें कितने रिक्त कक्षक है, 6 रिक्त कक्षक है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है पहली बात का, कि समन्वय संख्या के बराबर ही केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के पास रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पहली इससे ये धारणा निकली कि केंद्रीय धातु या आयन के पास क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास क्या होता है, अपनी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या के बराबर ही क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। जो कक्षक होते हैं, जैसे डी पे 5 कक्षक थे, पी पे 3 कक्षक होते हैं, इस टाइप से जो कक्षक होते हैं वही रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है। अगर 6 उसकी उपसहसंयोजन संख्या तो 6 रिक्त कक्षक होंगे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक, जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो भी रिक्त कक्षक है, पहले तो कहा गया समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होंगे। आप दूसरी बात ये कहेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने भी रिक्त संकरित कक्षक हैं वो लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अतिव्यापन, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। जैसे आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसके जो रिक्त कक्षक है तथा जो लिगेंड है इसके जो रिक्त कक्षक है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते, ओवरलैपिंग करते हैं, तब जाके आपका बनता है ये बॉन्ड उपसहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। कहा गया
गया ना कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक इसके तथा लिगेंड के रिक्त संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करते, ओवरलैपिंग करते हैं और उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? ये तीर वाला बॉन्ड, जिसे उपसहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं। और इस प्रकार बंध बनने में संकुल अणु की निश्चित ज्यामिति होती है। और इस प्रकार जो बंध बनता है, जो आपका आबंध या बंध बनता है, उसमें संकुल अणु जो होता है उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। उसकी एक निश्चित ज्यामिति भी होती है, क्योंकि आपसे कहा गया ना ऊपर, यह सिद्धांत ज्यामिति भी बताता है, आबंध ज्यामिति। ज्यामिति आप तब जानोगे जब आपका केंद्रीय धातु आयन का जो रिक्त संकरित कक्षक है और लिगेंड का जो रिक्त संकरित कक्षक है वो आपस में संकरण के द्वारा क्या करेगा? आबंध बनाएगा। तब आपको पता चलेगी उसकी ज्यामिति क्या है। ठीक है, संकरण इस टाइप से होते हैं, देख सकते हो। sp संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, d2sp3 संकरण इस टाइप से होता है। अगर आपको sp संकरण इसमें देखने को मिलता है, जो आपका केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड है उसके रिक्त कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तब संकरण होता है और आबंध बनता है। अगर आपको sp संकरण देखने को मिलता है तो कैसी ज्यामिति होती है? रेखीय ज्यामिति होती है। यह आपको तैयार कर लेना है। sp संकरण होता है तो कैसी ज्यामिति होती है? रेखीय ज्यामिति होती है। और अगर कहीं sp3 संकरण होता है तो कैसी ज्यामिति होती है? चतुष्फलकी ज्यामिति होती है। ज्यामिति कैसी होगी? उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ज्यामिति का मतलब स्ट्रक्चर समझ सकते हो, जो स्ट्रक्चर होगा रेखीय होगा जब sp संकरण होगा। sp3 संकरण में चतुष्फलकी होगा और अगर d2sp3 संकरण है तो अष्टफलकी होगा। कैसा होगा? अष्टफलकी ज्यामिति होगी। तो ये बात है इस संयोजकता आबंध सिद्धांत पे लाइनस पाउंडिंग ने सिद्ध किया कि आपका जो लिगेंड है और केंद्रीय धातु आयन है उनके रिक्त संकरित कक्षक अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं। और ये बंध कैसे बनाते हैं? संकरण के द्वारा। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के द्वारा ये बनाते हैं। sp संकरण होता है तो रेखीय ज्यामिति होती है। ज्यामिति भी आप इससे बता सकते हो कि इस प्रकार बंध बनने में संकुल अणु की निश्चित ज्यामिति होती है। अगर sp संकरण तो रेखीय ज्यामिति, sp3 संकरण तो चतुष्फलकी ज्यामिति, d2sp3 संकरण तो अष्टफलकी ज्यामिति होती है। ये इन्होंने दूसरी बात बताई। अब इसके बाद कहा गया था आबंध ज्यामिति, तो आप बता ही सकते हो। चुंबकीय गुण भी बता सकते हो, तो चुंबकीय गुण भी देख सकते हो। कैसे बता सकते हो? यहाँ पे कहा गया यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अनुचुंबकीय होते। कैसा चुंबकीय गुण होता है? अनुचुंबकीय गुण होता है। तथा अगर नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय गुण होता है। ये बहुत बड़ी बात इस सिद्धांत ने बता दी कि अगर ये जो यहाँ पे रिक्त कक्षक हैं या जो कक्षक उपस्थित हैं, जितने भी कक्षक होंगे, कक्षक जैसे डी कक्षक, पी कक्षक, एस कक्षक, ये सारे जो कक्षक हैं, जितने भी कक्षक होंगे, अगर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे कौन सा चुंबकीय गुण दर्शाते हैं? अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कहा गया ना यदि नहीं का ये मतलब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वे प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पता होगा तो वो समझा दें। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें किसी भी कक्षक पे अगर अकेला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा है तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अगर कक्षक पे इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो इस टाइप से, तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो कहा गया यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ये मतलब है कि किसी भी कक्षक पे अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन है तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप चुंबकीय गुण कैसे पहचानोगे? यदि किसी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने भी कक्षक उनमें से सब में चेक करना, अगर इस टाइप से कोई इलेक्ट्रॉन अकेला है तो उससे आप बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा चुंबकीय गुण होगा? अनुचुंबकीय गुण होगा। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यदि नहीं है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास, तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? इस टाइप के होंगे। अगर ऐसा नहीं तो सभी इस टाइप के होंगे, अर्थात युग्मित होंगे। और तब चुंबकीय गुण कौन सा होगा? प्रतिचुंबकीय गुण होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस सिद्धांत के द्वारा आप चुंबकीय गुण भी बता सकते हो। और अगर युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से समझना चाहो तो आप YouTube पे सर्च कर लेना युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। आपको सबसे ऊपर हमारा ही वीडियो मिल जाएगा, या आगे अगर वीडियो ना मिले तो आप सिंपल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, आगे चैनल का नाम लगा देना स्टडी कड्डा, आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा। ठीक है, मस्त तरीके से जाके निकालना समझ सकते हो। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल ये आपने देखा, यही आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत। सिंपल आपको बस इसी टाइप से लिखना है, ये 3 बातें
बताई गई, जो बताई गई वो हमने लिख दिया। 5 नंबर का आपको लिख देना है सिंपल, यह सिद्धांत लाइनस पाउलिंग ने दिया था, 1931 में दिया था। और यह सिद्धांत चुंबकीय गुण भी बताता है, सब कुछ बताता है मतलब, ठीक है। तो यह सिद्धांत संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की सामान्य अवस्था में पहले इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताता है, आबंध ज्यामिति भी बता देता है, चुंबकीय गुणों के बारे में भी ये पूरा बता देता है, ठीक है। तो कहा गया इसके अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। कितने रिक्त कक्षक होते हैं? समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, या खाली कक्षक, रिक्त का मतलब खाली कक्षक होते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरित कक्षक होते हैं वो लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इस प्रकार बंध बनने में या बॉन्ड बनने में जो आपकी संकुल अणु की एक निश्चित ज्यामिति होती है। और अगर sp संकरण होता है, जब संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो संकरण होता है। और अगर sp संकरण होता है तो रेखीय ज्यामिति होती है। किस संकुल की ज्यामिति? ये किसकी ज्यामिति? संकुल की। रेखीय ज्यामिति होती है। sp3 संकरण होता है तो चतुष्फल की ज्यामिति होती है। d2sp3 संकरण होता है तो अष्टफल की ज्यामिति होती है। चुंबकीय गुण के बारे में बताया गया, यदि इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो अन्य चुंबकीय गुण होता है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यदि नहीं है तो प्रतिचुंबकीय गुण होता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो संयोजकता, आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आशा करते हैं सबको ये भी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर हम आपको बता दें उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट करो, फिर बताते हैं आपसे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। आप बात करें अगर जो आपका उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नामकरण, ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो एक चीज़ जान लो आप लोग, केमिस्ट्री के पेपर में उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC हर साल पेपर में आता है, ठीक है। ये जो संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं, इनका IUPAC हर साल पेपर में आता ही आता है। 2 या 3 IUPAC पूछे जाते हैं, तो आपको इनको IUPAC जरूर तैयार करने। कैसे तैयार होंगे, क्या ट्रिक है, तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। हमने एक अलग वीडियो इसीलिए बना दिया क्योंकि वो वीडियो ही 55 मिनट का बना है आपका, जिसमें हमने आपको पूरा मस्त तरीके से एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराई, पूरा ट्रिक से समझाया कैसे आप कर सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ बताते तो वीडियो अभी कम से कम 1 घंटे का बन चुका होगा, और वो 1 घंटा और हो जाता तो 2 घंटे बन जाता। इसलिए हमने उसका एक वीडियो अलग से कल ही दे दिया था। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ पे आपको ये वीडियो लगा भी देंगे, और इसको अगर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, या आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाना, आपको ये वीडियो मिल जाएगा IUPAC नामकरण उपसहसंयोजन यौगिकों का। वहाँ से आप लोग जाके मस्त तरीके से यार जरूर देखना और तैयार कर लेना, क्योंकि एक कंफर्म टॉपिक है जो कि पेपर में हर साल आता है, ठीक है। तो आपको उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC अच्छे से तैयार कर लेना है। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे सारी प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो इसको नोट तो कर ही लियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।